बैठे हुए लोगों का बस चला तो वो सबसे पहले तो खेती को खत्म कर देगी और उसके बाद फौज को खत्म कर देगी और जो लोग लड़ेंगे वो बचेंगे। इस बार अगर आपने एकता दिखाई, जात पात को छोड़ के इकट्ठा रहे, तो दिल्ली में इनको कोई बचा नहीं सकता। सत्यपाल मलिक जो कि जम्मू एंड कश्मीर के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं, बिहार के भी गवर्नर रह चुके हैं, मेघालय के भी रह चुके हैं, उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद की इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर भूचाल आ गया। याद होगा आपको कुछ सालों पहले हमारे इंडियन आर्मी के कन्वॉय के ऊपर अटैक हुआ था जिसमें कि करीब करीब हमारे 40 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और अब जबकि करीब करीब 3-4 साल से ऊपर हो चुके इस हमले को, तब सत्यपाल मलिक जो कि उस समय पे जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर हुआ करते थे, ये कहते हैं कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया था कि हम लोग हमारे आर्मी के जो जवान हैं जिनको कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है उनको एयरलिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज को मना कर दिया और फिर हमारे आर्मी के जो कन्वॉय था उनके ऊपर अटैक हुआ और हमारे 40 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। सत्यपाल मलिक जी ये भी कहते हैं कि मेरा ये भी कहना था कि अगर आप नहीं दे सकते हो, एयरलिफ्ट उनको नहीं कर सकते हो, तो मैं हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड कर देता हूं, उनको एयरलिफ्ट करवा दूंगा। ये जो सत्यपाल मलिक ने कहा, ये क्लिप पूरे इंटरनेट के ऊपर वायरल हो गया। लेकिन इस बात की सत्यता क्या है? सत्यपाल मलिक जी जो कुछ भी बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, ये आगे आपको पता चल जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। अब इस पूरे वीडियो का मैं आपको ग्राउंड समझा देता हूं ताकि आगे जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं उसको समझने में आपको आसानी हो। फरवरी में श्रीनगर और उसके आसपास के पूरे एरिया में बर्फबारी के कारण सारे जो रास्ते थे वो बंद पड़ गए थे। अब क्योंकि जो सीआरपीएफ के जवान होते हैं वो अक्सर जम्मू से श्रीनगर जाते रहते हैं, लेकिन रोड ब्लॉक होने के कारण जो सीआरपीएफ के जवानों की संख्या थी वो बढ़ती जा रही थी। तो एक ही साथ जो करीब करीब 2500 जवान थे उनको जम्मू से श्रीनगर ले जाया जा रहा था। 78 व्हीकल्स में हमारे जवान बैठते हैं और फिर उनका जो कन्वॉय है वो जम्मू से श्रीनगर की ओर चलता है और वहीं से बीच में पुलवामा पड़ता है जहां पे कि आतंकवादी आते हैं और एक मारुति इको जिसमें कि 200 से 300 किलो का आरडीएक्स भरा रहता है वो सीआरपीएफ के जवानों के बस में टकराने के बाद ही एक्सप्लोड हो जाता है। एक्सप्लोड होने का रीजन ये होता है कि उस मारुति इको में कुछ आतंकवादी बैठे होते हैं जो कि अपने ऊपर बॉम्ब बांध के खुद को उड़ा लेते हैं और हमारे 40 जवान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और सत्यपाल मलिक इसी इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहली बात सत्यपाल मलिक जी कहते हैं कि हमने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया था कि हम लोग अपने जो ट्रुप्स है उनको एयरलिफ्ट कर सकते हैं ताकि जो पॉसिबल हमले हो सकते हैं उनको रोका जा सके। हालांकि इसके बारे में उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिखाया, कोई भी प्रूफ नहीं दिखाया कि उन्होंने ऐसा गवर्नमेंट को कहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने मना कर दिया। कोई लेटर हो सकता था, कोई कॉल रिकॉर्डिंग हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। तो अब जबकि वो इतने बड़े इल्जाम लगा रहे तो कम से कम उनके पास कुछ फैक्ट तो होना चाहिए था, कुछ प्रूफ तो होना चाहिए, कुछ तो बेस होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस बात को ऐसे ही बोल दिया। इस न्यूज आर्टिकल में आप पढ़ सकते हो कि जब सीआरपीएफ के चीफ थे उनसे जब पूछा गया कि आपने बाय रोड जो सीआरपीएफ के जवान थे उनको क्यों भेजा, तो उनका कहना था कि पिछले 1 से 2 सालों के अंदर आज तक एक भी हमारे जो कन्वॉय है उसके ऊपर हमला नहीं हुआ है, कोई भी एम्बुश नहीं हुआ है, इसलिए हमने अपने जवानों को बाय रोड ही भेजा, जो कि अक्सर होता है। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या आपके पास ऐसा कोई इनपुट था जिसमें आपको ये बताया गया होगा कि उसमें कुछ इस प्रकार का अटैक हो सकता है, कोई हमला हो सकता है जो कि इस बार हुआ, तो उनका कहना था कि हमारे पास ऐसा कोई भी इनपुट नहीं था जिसमें यह बताया गया हो कि बाय रोड जब हम लोग जाएंगे तो वहां पे हमारे ऊपर हमला हो सकता है या फिर आरडीएक्स के साथ ब्लास्ट हो सकता है। जब डायरेक्टर जनरल से पूछा गया कि आपने जवानों को बाय रोड क्यों भेजा, आप एयरलिफ्ट भी करा सकते थे, तो उन्होंने कहा कि कन्वॉय के अलावा हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था। अब ये न्यूज आर्टिकल पढ़ के मैंने आपको बता दिया, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि जो सीआरपीएफ के चीफ है, जो डायरेक्टर जनरल है, वो सही बोल रहे हैं या फिर जो सत्यपाल मलिक जो कि उस समय पे गवर्नर हुआ करते थे वो सही बोल रहे हैं। अगर आप अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि सत्यपाल मलिक सही बोल रहा है या फिर डायरेक्टर जनरल और चीफ सही बोल रहा है, तो आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं उसके बाद आपको ये डिसाइड करने में आसानी होगा कि सही कौन बोल रहा है। सत्यपाल मलिक जी कहते हैं कि हमारी गलती से ये हुआ, इसलिए हमें इस्तीफा देना चाहिए था। बट सत्यपाल मलिक जी ठीक है, प्रधानमंत्री का जो इस्तीफा है वो उनके हाथ में है, आपका इस्तीफा तो आपके हाथ में था ना, आपने क्यों इस्तीफा नहीं दिया? सत्यपाल मलिक जी कहते हैं कि जब मैंने प्राइम मिनिस्टर को फोन किया तो वो उस समय कॉर्बेट पार्क में अपनी शूटिंग करा रहे थे और इसलिए उन्होंने फोन नहीं उठाया क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम था। फिर वो वहां से बाहर आते हैं, एक ढाबे पे जाते हैं और वहां से मुझे फोन करते हैं। भाई, एक प्राइम मिनिस्टर जिनके की फोन में नेटवर्क नहीं है और वो आपको ढाबे के ऊपर से आके फोन कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर एक ढाबे पे जाके फोन करेंगे एक गवर्नर को? प्राइम मिनिस्टर के साथ अपना सब कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, वो जहां भी जाते हैं जैमर से लेके हर एक चीज उनका अपना फोन होता है, सैटेलाइट फोन होता है। वो जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया यूज नहीं करते हैं। आप इतने ज्यादा पढ़े लिखे गवर्नर हैं, आपको ये तो पता ही होगा कि प्राइम मिनिस्टर जियो, आइडिया, वोडाफोन यूज नहीं करते हैं। और सर जी ने कहा भी तो क्या कहा कि वो ढाबे पे जाते हैं और वहां से फोन करते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर ढाबे के पास जाएंगे और वहां से आपको फोन करेंगे कॉइन डाल के। सत्यपाल मलिक जी कहते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगर सत्यपाल मलिक जी की मैं आपको हिस्ट्री बताऊं तो उन्होंने पिछली बार भी अमित शाह के बारे में भी कुछ कहा था कि अमित शाह ने अनाप शनाप बका था प्रधानमंत्री के बारे में। जब इनसे इस बारे में पूछा गया तो ये साफ मना कर देते, कहते नहीं,
मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा था, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, मैंने झूठ कहा था। तो सत्यपाल मलिक जी की अगर झूठ बोलने की हिस्ट्री निकाली जाए तो वो बहुत लंबी है, आपको कहीं पे भी मिल जाएगा कि इन्होंने कितनी बार झूठ बोला और अपने स्टेटमेंट चेंज किए हैं। सत्यपाल मलिक जी से जब पूछा गया कि आप इतने सारे एलिगेशन डाल रहे हो, क्या आप अपोजिशन के साथ हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो, तो इनका कहना होता है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड हूँ। जबकि सत्यपाल मलिक जी इतने सालों से चुपचाप बैठे हुए थे जब ये गवर्नर थे, लेकिन जैसे ही जब इलेक्शन 2024 का नजदीक आता है तो ये सनसनीखेज खुलासे करते हैं बिना फैक्ट के, बिना प्रूफ के, और उसके साथ साथ ये मंच के ऊपर जाते हैं और क्लियरली बोलते हैं कि मैंने अपोजिशन से बात की है, सारे अपोजिशन एक साथ आने वाले हैं, आप सभी लोग साथ आइए और मोदी को किसी भी तरीके से दिल्ली से हटाइए, क्योंकि अगर मोदी दिल्ली से नहीं हटा तो आप सबको जान से मार डालेगा। ऐसा मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये आज ही का वीडियो है। अगर दिल्ली में बैठे हुए लोगों का बस चला तो वो सबसे पहले तो खेती को खत्म कर देगी, ताकि आप खेती छोड़ के शहरों में भाग लो मजदूरी के लिए, और उसके बाद फौज को खत्म कर देगी। एक तरह से किसान कौमों को बर्बाद करने का नक्शा पास हुआ है, इस पे लड़ना पड़ेगा और जो लोग लड़ेंगे वो बचेंगे। अब ऐसी स्थिति पैदा करो कि लोग तुमसे मांगें, बजाय इसके कि आप सरकारों से मांगें, और वो तब होगी जब आप दिल्ली में सरकार को बदल दोगे। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, इस बार अगर आपने एकता दिखाई, जात पात को छोड़ के इकट्ठा रहे, तो दिल्ली में इनको कोई बचा नहीं सकता है। मैंने सारी पार्टियों के लोगों से बात की है, सब इस बात पे राजी हो गए हैं, एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार खड़ा करेंगे। अगर ऐसा हो गया तो ये दिल्ली में बचेंगे नहीं, और अगर ये बच गए तो एक बात समझ लो, फिर आप नहीं बचेंगे। ये आखिरी मौका है हम लोगों के लिए कि हम अपने पेशे को, अपनी ज़मीनों को, अपने बच्चों को बचाएं। मैं बहुत लंबा भाषण नहीं देना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देश बहुत गलत आदमी के हाथ में है। ये अभी मैं बोला था 4-6 दिन पहले, बड़ा शोर हो गया देश में, इन्होंने बड़ा तमाम तरह के लोग वो पालतू जो हैं वो लहका दिए मेरे ऊपर। तो हमारी तो अब उम्र लंबी हो गई, चले जाएंगे, लेकिन आपकी पीढ़ियां याद करेंगी कि कभी आपने गलती की थी और एक ऐसी सरकार को बने रहने दिया था जिसने आपका सब बर्बाद कर दिया, खेती भी, फौज भी, नौकरियां भी। तो मैं आपसे, और मैं आऊँगा, इलेक्शन में भी आऊँगा, जो भी आपका आदमी लड़ेगा उसके लिए। मेरे पैर में बहुत तकलीफ़ है, लेकिन फिर भी मैं घूम रहा हूँ, महीने में कम से कम 10 पब्लिक मीटिंग करता हूँ, सब जगह जा रहा हूँ, सबसे बात कर रहा हूँ, और मुझे ये कामयाबी मिली है कि सब इसके लिए राज़ी हो गए हैं कि एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार खड़ा करेंगे। और अगर ये हो गया तो मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि ये बचेंगे नहीं, इनकी शक्ल नहीं पहचानी जाएगी। ये जो आज इनका घमंड है ये सारा चूर चूर हो जाएगा। सब सहमत हो गए, सारी पार्टियां सहमत हो गई। तो एक एक करके सत्यपाल मलिक जी हर जगह पर देख सकता है, कोई अंधा भी बता सकता है कि ये किस तरीके से अपोजिशन पार्टी के लिए कैंपेनिंग कर रहा है। खुद इलेक्शन में खड़े नहीं हो रहे, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। खुद कहते हैं कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड नहीं हूं, लेकिन खुद जाकर अपोजिशन की बातें करते हैं, कहते हैं कि सारे अपोजिशन एक साथ आ रहे हैं और आप लोग भी आओ, मोदी को हटाओ, किसी भी तरीके से हटाओ, लेकिन मोदी को यहाँ से हटाओ। रिलायंस के मामले में इन्होंने बहुत सी बेतुकी बातें कही थी, बहुत सारे झूठ बोले थे, और इसी कारण से सीबीआई ने इनको समन भी किया था। लेकिन मीडिया के अंदर यह फैलाया गया कि क्योंकि इन्होंने मोदी के खिलाफ कुछ बोला था, इसीलिए सीबीआई ने इन्हें समन किया था। अच्छा, सत्यपाल मलिक जी ने कहा था कि मैंने ऑप्शन दिया था एयरलिफ्ट करने के लिए, लेकिन क्योंकि एयरलिफ्ट नहीं किया जा रहा था तो मैंने कहा कि मैं हेल्प कर देता हूं, मैं हेलीकॉप्टर्स भेज देता हूं। तो आपने हेलीकॉप्टर्स भेजे क्यों नहीं? अगर आप इतनी बातें कह रहे हो तो उस समय पे आपको हेलीकॉप्टर देना चाहिए था, बट नहीं, हमें तो बयानबाजी करना है, और वो भी इलेक्शन के पहले, और वो भी बिना बेस के, बिना प्रूफ के। अभी 2-3 दिन पहले ही पुंछ में हमारे जवानों के कन्वॉय पे अटैक हुआ था, जिसमें कि हमारे 4-5 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो इस मामले पे भी कोई भी आके कह सकता है कि हमने प्रधानमंत्री को फोन करके कहा था कि एयरलिफ्ट करवा दो जवानों को, नहीं तो उनके ऊपर अटैक होगा और उनकी जान को खतरा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने हमें एयरलिफ्ट करने से मना कर दिया। और जब उस इंसान से पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास प्रूफ क्या है, तो बोलेगा मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे पास प्रूफ है, मैं बोल रहा हूँ, वही प्रूफ है। देखिए, हमारे इतने सारे जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं, ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारे इंटेल का एक फेलियर था,
इंटेलिजेंस से हमें उतना इनपुट नहीं मिल पाया कि हम अपने जवानों को बचा सके, और इसको हम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये फेलियर है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई व्यक्ति आएगा और कुछ भी बोलकर चला जाएगा कि मैंने ये ऑप्शन दिया था, मैंने ये ऑप्शन दिया था, लेकिन गवर्नमेंट ने मना कर दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे जवान जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं उसके ऊपर राजनीति की जाए। ये जो सत्यपाल मलिक जी कर रहे हैं वो आपको क्या लगता है, क्या ये राजनीति नहीं कर रहे हैं? हमारे जवान जो वीर गति को प्राप्त हुए उनको लेकर ये इलेक्शन के पहले सनसनीखेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं किसी प्रकार से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके ऊपर दाग धब्बा लगा दे, ताकि कुछ ना कुछ इम्पैक्ट इसका इलेक्शन पे जरूर पड़े। जो जवान वीर गति को प्राप्त हुए होंगे उनके परिवार जब ये न्यूज देखते होंगे तो क्या लगता होगा उनको? जिसका बेटा गया है उसका दर्द कोई समझ सकता है, जिसका भाई गया उसका दर्द कोई समझ सकता है, किसी का पति गया है कोई इसका दर्द समझ सकता है। लेकिन बार बार इस मुद्दे को उठाया जाता है और राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जाती है। और सत्यपाल मलिक जी, जो कि आप एक गवर्नर हो, आप इतने एजेड पर्सन हो, आपको ये सब चीजें शोभा नहीं देती है। आप इन सबको पॉलिटिकल गेन्स के लिए यूज कर रहे हो, आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। जिस तरीके से आप अपोजिशन पार्टी के लिए कैंपेनिंग कर रहे हो, जिस तरीके से आप सनसनीखेज खुलासे करने की कोशिश कर रहे हो, कोई भी बता सकता है कि आप पॉलिटिकल गेन्स के लिए ये सब कर रहे हो। मैंने ध्रुव राठी का भी वीडियो देखा इस पूरे मामले के ऊपर। उसने 21 मिनट का वीडियो बनाया है। 21 मिनट के वीडियो में करीब 19 मिनट तक उसने सिर्फ यहाँ वहाँ की बातें की। ये अटैक हुआ, वो अटैक हुआ, इस टाइम पे ये अटैक हुआ था, उस टाइम पे वो अटैक हुआ था, ऐसा कहा गया था, वैसा कहा गया था। सिर्फ 3 मिनट तक उसने सत्यपाल मलिक के बारे में बात किया और उसके बारे में कुछ डेटा दिखाया, कुछ फैक्ट दिखाया, और वो भी उसने पुराने वाले न्यूज आर्टिकल्स दिखाए, नए वाले बताकर, क्योंकि इसके ऊपर कुछ बोलने के लिए था ही नहीं। ना कोई फैक्ट दिखाया सत्यपाल मलिक जी ने, ना कोई प्रूफ दिखाया, बस कहानियां कर दी। लेकिन 2024 के इलेक्शन में इम्पैक्ट करना है, सिर्फ इसलिए ध्रुव राठी ने वीडियो बनाया। और सत्यपाल मलिक ने अपने जो इंटरव्यू दिया, उसके बाद रवीश कुमार ने भी उनका इंटरव्यू लिया, अलग अलग जर्नलिस्ट ने उनका इंटरव्यू लिया। वो अलग अलग जगह पे, अलग अलग मंचों पे जाके वो कह रहे हैं ऑपोजिशन एक साथ आ चुके हैं, आप सभी लोग भी एक साथ आ जाओ और मोदी को दिल्ली से हटा दो। बाकी मैं आप सभी लोगों को जानना चाहूंगा कि ये सब जो इल्जाम सत्यपाल मलिक जी लगा रहे हैं बिना फैक्ट, बिना प्रूफ के, वो सही है या फिर सत्यपाल मलिक जी सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये सब कर रहे हैं?